हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रिपुदन मिश्रा। आज इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है दरअसल इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को डिस्कस करेंगे, इन्फ्लेशन के सारे डायमेंशंस को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के कितने टाइप्स होते हैं, और उसके बाद इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट आता है, इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ता है, और उसके अलावा रेट के अकॉर्डिंग कितने इन्फ्लेशन क्या होते हैं, और कुछ उससे जुड़ी टर्मोलॉजी है जैसे रीइन्फ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है, डिस्प्लेशन है, स्टैगफ्लेशन है। तो ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको धीरे धीरे करके एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, एक्चुअली इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं, मुद्रास्फीति। इसी को हम महंगाई भी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, महंगाई। दरअसल महंगाई की स्थिति में ही मुद्रास्फीति जन्म लेती है, तो महंगाई ही मुद्रास्फीति है ऐसा कह सकते हैं, ऑलमोस्ट कह सकते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, दरअसल इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निरंतर बढ़ता जाता है तो कहते हैं कि मुद्रास्फीति जन्म ले चुकी है या मुद्रास्फीति की स्थिति है। एंड इन्फ्लेशन क्या होता है, जब इंक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है, इंक्रीजमेंट ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होता है निरंतर, तो उसे मुद्रास्फीति की स्थिति कहते हैं। ये हो गया मुद्रास्फीति की परिभाषा। अब हम देखेंगे इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। जब हम इसके इम्पैक्ट की बात करेंगे कि क्या देश में मुद्रास्फीति का होना जरूरी है या मुद्रास्फीति ना हो तो जरूरी है, तो देखिए इम्पैक्ट में सबसे पहले दो चीजें कहें। हम जब डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम डेवलपिंग नेशन की बात करते हैं, डेवलपिंग नेशन की। तो जब हम डेवलपिंग नेशन की करते हैं बात, तो डेवलपिंग नेशन में हमेशा से इन्फ्लेशन की स्थिति बनी होती है। यहाँ इन्फ्लेशन की स्थिति बननी नेचुरल है। नेचुरल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमेशा प्रोडक्शन होता रहता है, यानी हम हमेशा कुछ न कुछ नई नई चीजें बनाते रहते हैं। यानी यहाँ अभी बहुत कुछ बनना बाकी है और यहाँ बहुत कुछ बन चुका है, इसलिए यहाँ इन्फ्लेशन की स्थिति बहुत रेयर केस होता है कि यहाँ पे बहुत हाई हो गया या इन्फ्लेशन की स्थिति कम होती है। यहाँ पे डेवलपिंग नेशन में डिमांड पर इन्फ्लेशन ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे डिमांड बनी होती है, क्योंकि हम प्रोडक्शन हमेशा बना के रखते हैं। तो इम्पैक्ट में एक चीज तो ये हो गया। दूसरा इम्पैक्ट में हम एक चीज देखेंगे कि क्या इन्फ्लेशन की स्थिति में धनी व्यक्तियों को हानि होता है या लाभ, गरीब को हानि होता है लाभ। तो जब हम धनी और यानी रिच फैमिली, जब हम रिच की बात करेंगे एक तरफ और एक तरफ पुअर की बात करेंगे, पुअर फैमिलीज की, गरीब की बात करेंगे, तो इन दोनों की स्थिति में क्या स्थिति होता है, धनी व्यक्ति को हमेशा लाभ होता है, इनको लाभ होता है। क्यों लाभ होता है, इन्फ्लेशन की स्थिति में वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो गई है, उसके बावजूद भी इनको लाभ की स्थिति है क्योंकि इनके पास सरप्लस होता है। सरप्लस का मतलब होता है कि जब आपके पास आपके एक्सपेंडिचर को छोड़ने के बाद, हटाने के बाद आपके पास कुछ पैसा बचे तो उसे सरप्लस कहते हैं। तो इनके पास सेविंग्स होती है, इसलिए इनके पास सरप्लस होता है। उस सरप्लस को ये क्या करते हैं, निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं, यानी नए नए बिजनेसेस डाल देते हैं, नए नए इंडस्ट्रीज डाल देते हैं। तो इन्फ्लेशन की स्थिति इनके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती, यानी इम्पैक्ट डालती है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, नेगेटिव इम्पैक्ट इनके ऊपर कम पड़ता है। पुअर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे इनको हानि हो जाता है। हानि किस बात का, लॉस होता है किस बात का, जब इन्फ्लेशन होता है तो इनके पास वस्तुओं और सेवाओं के महंगे होने के कारण उसको बियर करने के लिए, उसको खरीदने की कैपेसिटी नहीं होती, इनकी परचेजिंग पावर प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है, परचेजिंग पावर यानी इनकी जो खरीदने की क्षमता है, क्रय क्षमता, वो प्रभावित होती है। इनके पास पैसे कम होते हैं और वस्तुएं सेवाएं महंगी होने लगती है, इनका कंजम्पशन प्रभावित हो जाता है, उपभोग प्रभावित होता है, जिससे इनकी खरीदारी प्रभावित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं पहला इम्पैक्ट कि धनी जो है वो लाभ की स्थिति में होता है हमेशा, और हानि किसको होता है, पुअर्स को होता है। दूसरी चीज देखेंगे, एक ऋणी है और एक ऋण देने वाला, एक ऋण लेने वाला। तो जब हम ऋण देने वाले या लेने वाले की बात करते हैं तो हमेशा जो ऋण देता है, ऋण यानी ऋणदाता,
ऋणदाता को क्रेडिटर बोलेंगे, क्रेडिटर, और ऋण लेने वाले को डेबिटर बोलेंगे। तो जब जो डेबिटर है, जो ऋण लेने वाला है, ऋणी, तो कई बार सवाल पूछता है कि इन्फ्लेशन की स्थिति में ऋणदाता को लाभ होता है कि हानि होता है। तो ऋणदाता यानी ऋण देने वाला, तो मान लीजिए 100 रुपया इन्होंने इसको दिया, तो जब रुपया 100 इन्होंने इसको दिया, और कब दिया, 2018 में दिया। तो जब 2018 में इन्होंने 100 रुपया इनको दिया, तो ये 100 रुपया इन्होंने रिटर्न नहीं किया, और ये वापस 100 रुपया रिटर्न कर रहे हैं इनको 2020 में। तो 2 साल बाद ये पैसा रिटर्न कर रहे हैं। अब इस 100 रुपए की क्षमता, पहले मान लीजिए हो सकता है कि 5 केजी चीनी खरीद पाते तो 20 रुपए के रेट से। अभी क्या हो जाए कि रेट चूंकि चीनी का 40 रुपए पर केजी हो जाए, 40 रुपए पर केजी हो जाए, ऐसी स्थिति में 2.5 केजी खरीदेंगे चीनी। इसका मतलब ये है कि जब 2020 की स्थिति बनेगी तो ये कितना खरीद पाएंगे, 2.5 केजी खरीदेंगे। और जब 2008 की स्थिति तो ये कितना खरीदते थे, 5 केजी खरीदते थे। इट मीन्स की परचेजिंग पावर उस वैल्यू के नोट की, यानी 100 रुपए के वैल्यू वाले नोट की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। तो हानि किसको हुआ, ऋणदाता को हानि हो गया। हानि मतलब जब हम एरो नीचे की तरफ करते हैं तो इसका मतलब हानि हो गया। और ऋणी को क्या हो गया, लाभ की स्थिति हो गया, क्योंकि 100 रुपया खरीद के 5 किलो की चीनी ले लिया था, यूज कर लिया था, कंजम्पशन कर लिया था। अभी ये क्या कर रहे हैं, 2.5 किलो। एक एग्जाम्पल के जरिए मैंने बताया आपको। तो 2 चीजें मैंने बताया, एक तो बताया कि धनी को लाभ होता है क्योंकि उनके पास सरप्लस होता है, वो नए बिजनेस कर लेते हैं एस्टेब्लिश। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो गरीब होते हैं उनको नुकसान होता है, उनका कंजम्पशन प्रभावित हो जाता है। जब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि ऋणदाता और ऋणी को कंपेयर करते हैं, तो हमेशा जो क्रेडिटर होता है उसे नुकसान पहुंचता है, और ऋण लेने वाले यानी डेबिटर को हमेशा लाभ की स्थिति में होता है। तो ये इम्पैक्ट हो गया, ओवरऑल एक इम्पैक्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, कितने टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं ना। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को देखने के लिए आइए देखते हैं। तो 2 तरीके से है, एक तो रेट के आधार पर देखते हैं, यानी इन्फ्लेशन के टाइप्स को जब हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, तो जब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखने जाएंगे तो 2 तरीके से देखेंगे। एक देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट ने पहले क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन के आधार पे कितने तरह के होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन रेट, यानी मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन रेट के आधार पे देखेंगे तो कितने तरह के। तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ रीजन देखेंगे। इन्फ्लेशन 3 तरह से होते हैं, 3 तरह के इन्फ्लेशन होते हैं। पहला जो इन्फ्लेशन होता है इसको कहते हैं क्या, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरे को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तीसरे को कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल कहते हैं। अब देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब मांग जनित। क्या हो गया इसका मतलब, मांग जनित मुद्रास्फीति। इसका मतलब हो गया लागत जनित मुद्रास्फीति। और इधर हो गया संरचनात्मक, हो गया संरचनात्मक मुद्रास्फीति। क्या होता है, ये 3 मुद्रास्फीति, तीनों को अलग अलग हम देखेंगे। देखिए सवाल ये है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इन तीनों को डिफाइन करने के पहले हम ये चीज बता दें आपको कि इन्फ्लेशन जो होता है ना, इसको कंट्रोल किया जाता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए 2014 में एक कमेटी बनी थी भारत में। आरबीआई के डिप्टी चेयरमैन उस समय थे, डिप्टी चेयरमैन, बाद के दिनों में ये आरबीआई के चेयरमैन भी बने, उर्जित पटेल। तो 2004 में डिप्टी चेयरमैन थे उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल की कमेटी बनी थी, उर्जित पटेल कमेटी। ये उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके क्या किया जाए। इन्होंने कहा था कि 2 से लेके 6% के बीच में रखा जाए, यानी बेसिकली इन्होंने बोला था कि 4% इन्फ्लेशन रेट हमेशा बना के रखा जाए। इसमें ±2% का फ्लक्चुएशन हो सकता है, ±2% का फ्लक्चुएशन। तो इन्होंने भारत की स्थिति में इन्होंने कहा कि 2% के नीचे भी नहीं इन्फ्लेशन जाना चाहिए और 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2% के नीचे होने का मतलब कि आप जब किसी देश में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन रेट 2% के नीचे चला गया, इसका मतलब कि वहां पे डिमांड ही नहीं हो रहा है। तो
तो डिमांड को बनाए रखने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखने के लिए कहीं न कहीं लोगों के पास पैसा होना जरूरी है, और पैसा होने के लिए इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट देना होगा, प्रोडक्शन देना होगा लोगों को। तो ±2% के फ्लक्चुएशन के साथ उन्होंने 4% कहा कि 4% पे लाके हम कंट्रोल करके रखेंगे। वापस आते हैं, पहली चीज देखेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में मांग के कारण, यानी डिमांड ज्यादा होने के कारण अगर वृद्धि हो जाती है, उनके प्राइसेस में मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तो उसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का मतलब हो गया कि जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में, उसके इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी होने के कारण, रॉ मटेरियल्स में बढ़ोतरी होने की, उसके प्राइसेस में बढ़ोतरी होने के कारण अगर किसी भी वस्तु या सेवा का महंगा हो जाना, क्या हो जाएगा, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल मतलब हो गया कि कुछ देश की इंटरनल प्रॉब्लम होती है, जैसे होर्डिंग हो जाती है, ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है कार्टेलाइजेशन के जरिए, तो इसको भी बताएंगे भी करके। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मैंने कहा कि मांग बढ़ने के कारण, तो दो चीजें हैं, एक डिमांड है, एक क्या है, सप्लाई है। दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब कि जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई, अब देखिए सप्लाई को भी बढ़ाना होगा। किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करने का मतलब ये होता है कि अगर डिमांड वहां के लोगों में, जनता में किसी भी वस्तु या सेवा के प्रति डिमांड बढ़ रही है, तो सप्लाई भी बढ़ाने की जरूरत है। और सप्लाई अगर नया बढ़ा रहे हैं और डिमांड केवल बढ़ती चली जा रही है, तो वस्तु और सेवाएं क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएगी, और ऐसे में मुद्रास्फीति जन्म लेगी, यानी इन्फ्लेशन जन्म लेगा। तो क्या कारण क्या होते हैं इसके जन्म लेने का, यानी मुद्रास्फीति का कारण यहाँ पे होता है कि अगर किसी भी देश के सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक कह सकते हैं, तो जैसे हमारे वहां भारत की बात करें तो आरबीआई सेंट्रल बैंक है, और आरबीआई द्वारा अगर अपने बैंकों को, बैंक B1 B2 B3 जो भी बैंक हैं, इन बैंकों को सस्ते दर पे, चीप रेट पे, सस्ते दर पे क्या करें, ऋण प्रोवाइड करा दिए जाए, ऋण प्रोवाइड किए जाए, लोन दे दिए जाए, तो ऐसे में इन बैंकों के पास सस्ते ऋण ज्यादा हो जाएंगे। तो चूंकि बैंक ऋण देके, चूंकि बैंकों का ऋण जो होता है, बैंकों के पास जो एसेट होता है वो ऋण बांटते हैं, वो ऋण देना उनका एसेट है, और जो हमारा डिपॉजिट्स लेते हैं वो उनके लिए लाइबिलिटीज है। तो इसके बीच के जो इंटरेस्ट होते हैं उसी से उनका खर्चा चलता है। तो बैंक का बिजनेस यही होता है। तो बैंक को जब सस्ते लोन आरबीआई से मिलेंगे तो बैंक क्या करेगा, जनता, आम जनता को सस्ते लोन देगा, और जब सस्ते लोन देगा तो लोगों के पास पैसे हो जाएंगे और लोगों की कंजम्पशन बढ़ जाएंगे, और कंजम्पशन बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की स्थिति बन जाएगी। इसके अलावा एक तरीका और है कि दूसरा कारण हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, यानी किसी देश की सरकार क्या करे, अपने वहां क्या करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दे, फैक्ट्री लगा दे या नौकरियां बांट दे। तो नौकरियां बांटने से लोगों की पॉकेट में मनी पहुंचेगी, यानी मनी पहुंचने का मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है तरलता, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब हो गया कि फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी। तो फ्लो ऑफ मनी का मतलब हो गया कि जब मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाए, जैसे हमारे पॉकेट में पैसा बढ़ गया, आपके पॉकेट में पैसा बढ़ गया, लोगों के पॉकेट में पैसा बढ़ गया, यानी पैसा आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तो हमारे पास पैसा आ गया तो क्या करेंगे, खर्च करेंगे, कंजम्पशन बढ़ाएंगे। और जब कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन के अकॉर्डिंग अगर वस्तुएं और सेवाएं नहीं उत्पादित की जा रही हैं, उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाएगी। उस इन्फ्लेशन को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसीलिए कई बार लोग आक्षेप लगाते हैं कि सरकारें जो है कि रोजगार नहीं दे रही, तो सरकारों की प्रतिबद्धता होती है, उनका अपना एक कमिटमेंट है, गवर्नमेंट को इकोनॉमी चलानी है, तो वो क्या करती है, वो उतनी ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है जितने में वो कंट्रोल कर ले इन्फ्लेशन को। तो एक कॉन्सेप्ट आता है नेहरू, NAIRU। नेहरू का कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि इसका फुल फॉर्म होगा नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब हो गया कि नेहरू एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि बेरोजगारी को हम उसी दर से खत्म करेंगे ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल है। ऐसा ना हो जाए कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के चक्कर में हम रोजगार बांट दें और लोगों के पॉकेट में बहुत पैसा हो जाए और उस पैसे से लोगों का कंजम्पशन बढ़ जाए, जिससे इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल ही ना कर पाए। तो ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं कॉस्ट पुश पे। कॉस्ट मतलब कि इनपुट कॉस्ट बढ़ जाए। इनपुट कॉस्ट मतलब कि
इनपुट कॉस्ट बढ़ने का मतलब हो गया कि रॉ मटेरियल्स के खर्चे बढ़ गए, जिसकी वजह से वस्तुएं महंगी हो गई हैं। जैसे डीजल के बढ़ने से क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, जिससे वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो जाती हैं। स्ट्रक्चरल वाले में आते हैं, ये 3 चीजें होती हैं। जैसे एक तो ब्लैक मार्केटिंग के जरिए होता है कि ब्लैक मार्केटिंग के जरिए वस्तुएं महंगी हो गई, होर्डिंग कर दिया जा रहा है तो होर्डिंग के जरिए वस्तुएं महंगी हो जा रही हैं। और एक कार्टेलाइजेशन होता है, कार्टेलाइजेशन व्यावसायिक सामूहिकरण, मतलब 4-5 लोग मिलके ये तय कर ले रहे हैं कि अपने हिसाब से हम बेचेंगे, तो ये इलीगल प्रोसेस है, इसके जरिए भी वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। इन दोनों को बेसिकली तो गवर्नमेंट ही डील करती है, क्योंकि यहाँ आरबीआई का रोल बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन इस पे आरबीआई का रोल होता है। आरबीआई किसको डील करती है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का रोल होता है। आरबीआई क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसीज लाती है और पॉलिसीज के जरिए उनके कुछ टूल्स होते हैं, उन टूल्स के जरिए इसको क्लियर करती है। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट में, अगले दिन हम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।